विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को या जिस यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। विद्यार्थी, जिस यूनिट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह यूनिट कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th की यूनिट नंबर 2 यानी इकाई 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युत रसायन। इस यूनिट के हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हल देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बैक टू बैक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। और यह वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय हैं और कक्षा 12वीं में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उनके लिए वीडियो तैयार किया गया है, वीडियो लेक्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे उनके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम वन वर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चंस को भी देखें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के भी हल को भी देखने वाले हैं। यह वीडियो एमपी बोर्ड के साथ साथ यदि कहे सीबीएसई यानी एनसीईआरटी की जितनी भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी इसको तैयार किया गया है। और जितने अलग अलग प्रदेशों में जो बोर्ड चलते, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, आरबीएसई हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, जितने भी बोर्ड है उन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया गया। विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस वीडियो के प्रश्नों के संग्रह की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। अब आने वाले लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो के अंदर आने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हल पता लग सके। विद्यार्थियों, इसके सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आपको किस तरीके की वीडियो की आवश्यकता है। तो आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर और अब हम चल रहे हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, विद्युत चालकता के प्रकार की बात कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंडक्टर के, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका नाम आपको दिख रहा है मेटेलिक कंडक्टर यानी धात्विक चालक, और दूसरा कंडक्टर आपको दिख रहा है विद्युत अपघट्य चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यानी हम कह सकते हैं कि कंडक्टर जो होते हैं यानी कंडक्टर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं यानी 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग विद्यार्थियों कुछ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर वन वर्ड की तरफ चलेंगे और उसके बाद में मैच द कॉलम की तरफ चलेंगे। तो 1 बाय 1 सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर नाम से समझ में आ रहा है यानी किसी मेटल के बारे में बात हो रही, किसी धातु के बारे में बात हो रही। तो ऐसे पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है उसे हम धात्विक चालक कहते हैं। यानी substance in which electric current flow without any chemical change are called metallic conductor, such as copper, silver, aluminum, gold, etc. अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो ऐसे कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था यानी कि फ्यूज स्टेट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। यानी substance in which electric current flow in aqueous solution or infused state are called electrolysis। तो यहां पर मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर 2 कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके आगे और देखते हैं। अब वे पदार्थ जो गलित अवस्था जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप आयन बनते हैं, दिस सब्सटेंस डिस्ट्रिक्ट्स इन मॉल्टन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशंस।
जिसके फलस्वरूप आयन बनते हैं। इन आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। As a result of which ion are formed, it is because of this ion that electric current flow. Example sodium chloride, magnesium chloride, etc. तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम जब कह रहे हैं कि मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करें, तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो बोर्ड है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है वो किसके कारण हो रही है? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रही है। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी कि विद्युत अपघट्य में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो किसके कारण होगा? तो वो आयंस के कारण होगा। किसके कारण होगा? आयंस के कारण। वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी, तो इन्वर्टर की बैटरी में आप किसका इस्तेमाल करते हो? तो आप जनरली उसके अंदर एसिड का यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है और उसमें कुछ क्वांटिटी में वाटर को भी ऐड करते हैं, तो वहां पर आयंस होते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि मेटेलिक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होते हैं, टू टाइप के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कह रहे हैं यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, यानी दोस इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू द आयंस इन सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे इसके लिए आप क्या बात करोगे? तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो इसके बारे में यहां बताया गया, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार, और इन दोनों से मिलकर बने हुए जो सॉल्ट्स होंगे, हिंदी में कहें तो जो लवण होंगे, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया HCl और HNO3, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्यों? क्योंकि वाटर में जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो ये इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाते हैं। अब हम यहां बात करें एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जितने भी प्रबल अम्ल होंगे, कौन से अम्ल होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। जैसे यहां पर लिखा हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे लिखा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HClO3, सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोग अच्छे से जानते हो H2SO4। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी इनको हम लोग प्रबल क्षार बोल सकते हैं। प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इन दोनों से मिलकर बने हुए लवण यानी कि सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बहुत सारे होते हैं। आगे क्या दिया हुआ इसके अंदर? तो आगे दिया हुआ है कि इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर टोटली आयनाइज्ड। या तो एक घोल के रूप में या पिघले हुए रूप में ये इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, मतलब आसानी से पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दिस कंपाउंड ओनली कंटेन आयंस। इसके कारण क्या होता है? इन यौगिकों में केवल तरल या पिघले हुए रूप में आयन होते हैं। एंड आल्सो हैविंग ए हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस कारण से इनमें बिजली की उच्च चालकता होती है, यानी कि लाइट जो रहती है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर पार्शियली डिसोशिएट, क्या बात हो रही? पार्शियली डिसोशिएट इनटू द आयंस इन अ सॉल्यूशन आर नोन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में आंशिक रूप से आयनों में विघटित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। वो प्रबल जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कंप्लीटली हो गए क्या होते हैं? पार्शियली होते हैं। जैसे यहां पर हम कहेंगे वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट। यानी हम कह सकते हैं यहां पर हिंदी में लिखना चाहो तो आप दुर्बल अम्ल,
फिर कह सकते हो आप दुर्बल क्षार, और इन दोनों से मिलकर बने हुए लवण। हमने लिखा है यहां पर एसिडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और H2CO3। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इन दोनों को कंबाइन करके जब आप सॉल्ट बनाओगे ना तो वो सॉल्ट हो गया, तो CH3COONH4। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक बेस और जो वीक सॉल्ट्स होते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। चलो अगला प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आपको याद होगा, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो भाई साहब ओमजी का नियम क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटनी चालकता में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, क्या कह रहा, विद्युत धारा I चालक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर इज प्रोपोर्शनली टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा बात किसकी हो रही, V प्रोपोर्शनली I की। तो आप क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू I लिखा जा सकता है। यहां पर R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। ये तो बात हुई ओम जी का नियम। अब हम आगे कंडक्टिविटी की तरफ, चालकता की तरफ। चालकता क्या है, तो चालकता यानी कंडक्टिविटी को आप C से डिनोटेट कर सकते, C मतलब कंडक्टिविटी, C मतलब चालकता। तो किसी विद्युत अपघटनी चालकता के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं, जिसे C से डिनोटेट करते हैं। तो द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज नोन इज रिप्रेजेंटेड बाय C, और C इक्वल टू 1/R। C इक्वल टू 1/R, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, कंडक्टिविटी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, यूनिट जो होगी वो ओम इनवर्स होगी। और इसको हम लोग सीमेल भी कहते हैं, और इसको मोह भी कहा जाता है। मोह कैसे हुआ, तो विद्यार्थियों ओम का सिंबल ये होता है ओम इनवर्स, तो उसको उल्टा लिखोगे तो एम, फिर क्या लिखोगे H, और फिर क्या लिखोगे O, तो ये मोह हो जाता है। तो ये बात हमारी किसकी होगी, कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी के बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये क्या होता है, तो किसी विद्युत अपघटनी चालकता का प्रतिरोध R निम्न बातों पर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस R ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इट इज प्रोपोर्शनली टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो दिया होगा, तुम कह रहे रेजिस्टेंस R जो होता है वो L यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आगे क्या कहा गया, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, तो आप लिख सकते हो कि सर जो होगा डेफिनेशन जो बनेगी वो आप क्या लिख सकते हो यहां पर R लिखना है, इसको क्या लिखना R। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A/A। तो पहला केस तो क्या है, तो R प्रोपोर्शनली L है। पहली बात तो क्या हुई, R प्रोपोर्शनली L है, और दूसरी बात क्या है, R प्रोपोर्शनली 1/A। क्लियर हो गया आपको। तो हम कह रहे हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो L यानी लेंथ के लंबाई के समानुपाती होता है, और रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोनों को संयुक्त करने पर आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो कि सर R प्रोपोर्शनली L/A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब आप प्रोपोर्शनली साइन हटाओगे तो R इक्वल टू क्या लिखोगे, रो L/A लिखोगे। तो देखो हमने लिख दिया R इक्वल टू रो L/A लिख सकते हो आप। क्लियर। अब इन दोनों रूल्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो यहाँ रो जो है वो एक कांस्टेंट है, रो जो है वो एक स्थिरांक है, ठीक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विच इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब विद्यार्थियों इसका यूनिट क्या होगा, चलो इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। तो क्या काम है, तो इसकी यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसका यूनिट कुछ जगह ओम सेंटीमीटर भी है और कुछ जगह ओम मीटर भी इसका यूनिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और यदि एक मीटर, यदि यहां पर हम कहते हैं कि L इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर हो जाए, दोनों एक एक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, R इक्वल टू रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अतः विशिष्ट प्रतिरोध को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, क्या है, जो भी हमने कहा, There are the specific resistance can be defined as following। किसी विद्युत अपघटनी चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे, देखो इसको करेक्ट करना, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। The specific resistance of electrolyte conductor is equal to resistance of conductor of 1 meter long and 1 meter cross section area। आ गया समझ में? तो इसका हमने क्या लिखा, R इक्वल टू रो L बाय A लिखा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टर। अब ये क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टर, किसी स्पेसिफिक कंडक्टर यानी कि विशिष्ट चालकता, किसी विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और जरूर याद रखिएगा, इसे आप लोग सिग्मा या कप्पा के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि सर R इक्वल टू रो L बाय A पढ़ा है। तो यहां पर जो पूरा दारोमदार किसके ऊपर था, रो के ऊपर। रो आपका क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, यानी विशिष्ट प्रतिरोध था। कौन था, रो था। आर आप लोग जानते हो, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध था। तो किसी विद्युत अपघटनी चालकता के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी रो का जो अपोजिट होगा, उसे आप लोग क्या कहोगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा या रो के द्वारा यानी कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स is called specific conductivity। It is represented by sigma और कप्पा। तो आप क्या लिख सकते हो, तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो लिख सकते हो। ध्यान रखना, रो मतलब पी जैसा होता है, ठीक है। 1 बाय क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय आप रो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 1 बाय रो लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से देखते हैं। तो R इक्वल टू रो L बाय A, ये अपोजिट की बात हो रही। तो क्या लिखा हमने, R इक्वल टू रो L बाय A या R इक्वल टू RA बाय L। R इक्वल टू क्या हो सकता है, रो हो सकता है। समीकरण 1 और 2, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ दी हुई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप क्या लिख सकते हो, कप्पा इंटू C इंटू कप्पा इक्वल टू C इंटू L बाय A, ये इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। अतः विशिष्ट चालकता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। Therefore specific conductivity can be defined as follow। यदि 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर हो तो K इक्वल टू C, यानी कप्पा जो है वो C यानी कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता 1 मीटर दूरी पर तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोड के बीच रखे विलयन की चालकता के बराबर होती है। The specific conductivity of an electrolytic solution is equal to the conductivity of the solution kept between two electrolytes at the distance of 1 meter and having a cross section of 1 meter। बात करते हैं नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी। सबसे सरल डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, तो यहां देखो परिभाषा क्या दी हुई। तो परिभाषा दे रखी है कि किसी विलयन में विलय के O 1 मोल विद्युत अपघट्य की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेमडा एम या फिर ऐसा उल्टा बना के आप Vm भी लिख सकते हो, लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा एम। इसे निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, परिभाषित कर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। इट इज कॉल्ड टू डिफाइन एज फॉलोइंग। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता यानी कप्पा तथा आयतन V
जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हुआ के गुणनफल के बराबर होता है। तो द मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी या द मोलर कंडक्टिविटी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, द मोलर कंडक्टिविटी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा एंड द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिसॉल्व्ड। तो यहां पर आपके पास नया फार्मूला निकल के आ गया था, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू v निकल कर आया। विद्यार्थियों मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है और आप लोग मोलर वर्ड कहां पढ़ते हो? तो मोलर वर्ड आप पढ़ते हो मोलरिटी में। किसमें पढ़ते हो? मोलरिटी में। तो आप यहां पर लिख सकते हो v के प्लेस पर 1000 बाय कैपिटल M लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो? तो सर लैम्डा m इक्वल टू क्या लिखें? तो आप लिख सकते हो कप्पा इंटू 1000 बाय कैपिटल M लिख सकते हो। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो देखो यहां लिखा हुआ, यदि m ग्राम मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय हो तो 1 ग्राम मोल यानी 1000 बटा m में विलय होगा। If m gram mole is dissolved in the 1000 centimeter cube, then 1 gram mole will be dissolved in 1000 by m. और v इक्वल टू क्या, वॉल्यूम क्या है 1000 by m सेंटीमीटर क्यूब। समीकरण में v का मान रख दिया, तो v का मान रखने पर आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 by m। यहाँ m जो है कैपिटल M वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मोलरता को प्रदर्शित करता है। Where capital M is the molarity of the solution. मोलर चालकता की इकाई जरूर याद रख लेना, बिना यूनिट के काम नहीं चलता है, तो इसकी यूनिट यह होती है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी आप लिख सकते हो, तो इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर विद्यार्थियों? हिंदी में आप लिखना चाहो तो ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा मोल इनवर्स। चलो आगे चलते हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन, बहुत सरल सी परिभाषा है, तुल्यांक की चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब डेफिनेशन पूरी वो की वो रहेगी, बस आपको यहां पर एक शब्द बदलना पड़ेगा। क्या है? किसी विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को उस विलयन की तुल्यांक की चालकता बोलते हैं। देखो हमने क्या किया था, वहां पर ला रहा हूं मैं। तो द कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये शब्द नया आया है यहाँ पर, बस 1 ग्राम तुल्यांक। वहां पर था 1 मोल, यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक। बाकी परिभाषा, बाकी डेफिनेशन पूरी वो की वही चलेगी, कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। परिवर्तन कहां पर करना, उस परिवर्तन को मैं बता देता हूं। परिवर्तन आपका कहां होगा? देखो हमने वहां लिखा था लैम्डा इक्वल कप्पा इनटू v, यहां पर भी हो जाएगा। हमने क्या लिखा था वहां पर? लैम्डा EQ, वहां पर लिखा था हमने, वहां पर बताया था वहां क्या लिखा था, वहां पर हमने लिखा था लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू v। अब यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लो तो m की जगह क्या आ जाएगा? EQ आ जाएगा। तो आप लिखोगे लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू v, ठीक है। वहां पर v इक्वल टू क्या लिखा था कि सर वहां पर लिखा था 1000 बाय कैपिटल M लिखा था, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 बाय n हो जाएगा। अरे भैया n क्यों हुआ? अरे n नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और नॉर्मलिटी में क्या बात होती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात होती है। तो इसलिए लिखो लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय n, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और जब फार्मूला हुआ तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिख सकते हो। ध्यान रखना ग्राम इक्यू इनवर्स भी लिखा जा सकता है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार अणुभार समान नहीं होते हैं, उनकी तुल्यांकी चालकता और मूलक चालकता में निम्न संबंध होता है। देखो ये भी आपको पढ़ना है, नोट डाउन कर लेना इसको। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स whose equivalent weight and molecular weight are not the same, their equivalent conductivity and molar conductivity have the following relation। क्या रिलेशन है? तुल्यांकी चालकता इक्वल टू मोलर चालकता डिवाइडेड बाय n, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n। n क्या है आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पर अणुभार बटा तुल्यांकी भार यानी मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल स्थिरांक क्या होता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आपको इसको भी याद करना होगा, पढ़ना होगा। सेल कांस्टेंट क्या है? तो
यहां पर दिया है फॉर कंडक्टिविटी सेल। देखो क्या बात कर रही, कंडक्टिविटी ऑफ सेल के बारे में बात हो रही है। फॉर ए कंडक्टिविटी ऑफ सेल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड L and the area of cross section electrodes A is called a cell constant। क्या कहा गया, चालकता सेल के लिए दो इलेक्ट्रोड, हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड A के क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुपात को सेल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी यूनिट जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे यहां पर कुछ वन वर्ड और कुछ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता की इकाई लिखिए। विद्यार्थियों अभी ऊपर हमने पढ़ा था इसको, विशिष्ट चालकता की इकाई, ठीक है, विशिष्ट चालकता की इकाई, ठीक है। क्या होगी विशिष्ट चालकता की इकाई, देखो यहां लिखा हम लोगों ने ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये सीमेन मीटर इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। साइमंस यानी सीमेन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, बहुत सारी यूनिट इसकी। तो अरे भैया कुछ नहीं किया हमने हमारे पास में ये तो सेम है, हम बस इसको चेंज कर रहे हैं। तो आपकी किसकी यूनिट आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की आपको यूनिट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध क्या है। तो देखो क्या संबंध है, तो रिलेशन यहां पर आ गया निकल कर। हमने क्या बताया, लेमडा EQC इक्वल टू 1000 इंटू KC। ये रिलेशन आप जरूर याद रखना, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध जरूर याद रखना। अगला प्रश्न, जंग किसका मिश्रण होता है। भैया जंग की बात हो रही है, रष्ट की हो रही है। जंग मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली जंग नहीं है, रष्ट की बात हो रही है। रष्ट का फार्मूला पूछा है, तो रष्ट किसका मिक्सचर है, ध्यान रखना जंग इट इज अ नॉट फाइटिंग। Fe2O3 एंड FeOH3, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना सी वाला ऑप्शन नोट डाउन कर लेना चाहे तो। नेक्स्ट, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका विभव शून्य होता है, क्यों होता है भैया, रीजन पूछा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज जीरो पोटेंशियल बिकॉज। तो देखो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, हमने पहले ही मार्क कर रखा है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अज्यूम टू बी जीरो, इलेक्ट्रोड विभव इसका जीरो माना जाता है। और एक और प्रश्न तैयार हुआ है यहाँ पे, इसको मानक क्यों कहा भैया, इसको स्टैंडर्ड क्यों कहा। अरे भैया इसको स्टैंडर्ड इसलिए कहा क्योंकि ये किस पर लिया गया है, 298 केल्विन पर तैयार किया गया है। गैस कितनी ली गई है, अरे सर 1 ATM गैस ली गई है। और क्या, मोलरिटी कितनी ली गई है, 1 मोलरिटी ली गई है। इसलिए भैया इसको क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड यानी मानक बोल दिया, याद रखना आप। चलें नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 6, लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते समय व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, तो PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, PbSO4 एनोड का Pb में कम किया जाता है, याद रख लेना। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा, इसको मैं समझा देता हूं हुआ क्या। देखो हमने कहा कि 2 PbSO4 लिया और उसका रिएक्शन वाटर से कर दिया, तो क्या बनेगा PbO2 और 2H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के जली घोल में पानी मिलाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है। When water is added to an aqueous solution of electrolytes, what is the change in specific conductivity of electrolytes? तो ध्यान रखिएगा इसकी चालकता का मान यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज तो इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक होता है। प्रश्न क्रमांक 9,
फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक एजेंट क्यों है? फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल। प्रश्न क्रमांक 10, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? द सेल इन विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इट्स कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, यानी इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहते हैं? When flow of electric current in a conductor is through flow of electrons, then the conductor is called, इस वीडियो लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मेटेलिक कंडक्टर यानी धात्विक चालक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, if 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल बी लिबरेट्स। क्या कहा गया? यदि 96500 कूलम बिजली कॉपर सल्फेट विलयन से प्रवाहित की जाती है तो यह मुक्त होगी। तो क्या आंसर दे रहा है? 71.76 ग्राम ऑफ कॉपर। अरे भैया क्यों? 71.76 ग्राम ऑफ कॉपर मुक्त होगी। 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। सर ये नया आंसर कहां से लाया और क्यों होगी? देखो बाकी आप बोलोगे सर ये और ये आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर देखो। एड कैथोड, कैथोड पर क्या होता है हम लोग जानते हैं, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो कैथोड पर क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो Cu में चेंज हो गया, मतलब कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आगे चले, एनोड पर क्या है तो 4OH नेगेटिव एक्वस प्लस क्या लिखोगे आप लोग? 2s2 प्लस O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अरे फेराडे कांस्टेंट क्या है? 96500 कूलम पर मोल। तो द डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ कॉपर वी नीडेड 2 * 96500। तो सर 2 क्यों लिखा? अरे भैया कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी उसको? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो 96500 कूलम विल डिपॉजिट 0.5 मोल। कितना मोल? 0.5 मोल। 2 0.5 * 6.3 तो क्या हो जाएगा आंसर? 31.76 आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, इलेक्ट्रोलिसिस पर फ्यूज्ड NaCl कैथोड पर क्या देता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्यूज्ड NaCl और इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड क्या दे रहा है ये? ध्यान रखिएगा, यहां पर ये सोडियम देता है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14, जलीय घोल में हाइड्रोजन कम नहीं होगा। इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस। तो कौन रिड्यूस नहीं करता हाइड्रोजन को? तो Fe3 पॉजिटिव हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करते। तो जलीय घोल में हाइड्रोजन कम नहीं होगा या रिड्यूस नहीं होगा यदि Fe3 पॉजिटिव आयन वहां पर प्रेजेंट है तो। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज सेल, यानी लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी बोलते हैं इसको, याद रखना, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी लेड स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रश्न क्रमांक 15 का लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, फेराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। तो किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, धन आयनों के परमाणु संख्या, धन आयनों की गति, ऋण आयनों की गति। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का समतुल्य भार। प्रश्न क्रमांक यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इक्विवेलेंट वेट के ऊपर दिया गया है। कभी कभी ये भी पूछ ले कि सेकंड लॉ जो है फेराडे जो किसके ऊपर बेस्ड है? तो इक्विवेलेंट वेट के ऊपर बेस्ड है, तुल्यांकी भार के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 17, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के घोल के लिए मोलर चालकता अधिकतम किस में होगी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 0.001। जिसका कंसंट्रेशन जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखना, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, किसका मानक ऑक्सीकरण योग सबसे अधिक होता है? तो इन चारों में कंपैरिजन करें, जिंक, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 19वां, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी एल्यूमिना इज, यदि एल्यूमिना यानी Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेशों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 3 फेराडे। सर 3 फेराडे क्यों बोल रहे हो आप? कोई कारण तो होगा। अरे भैया 3 फेराडे का एक ही कारण है, इसको आप डिसोशिएट करके देख लो। क्या डिसोशिएट करोगे? सर क्या है? अरे भैया Al2O3 डिसोशिएट कर लो। क्या डिसोशिएट करोगे? यहाँ पर डिसोशिएट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं?
डिसोशिएट होने पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि भैया Al कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव प्लस 3 O2 नेगेटिव। तो यहाँ देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितने आयन बने हैं, 3 पॉजिटिव आयन बने, इसलिए क्या हो जाएगा 3 फेराडे हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अगला 1 फेराडे बिजली कितने कूलाम के बराबर होती है भैया, तो सबको याद होगा 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू हाउ मच कूलाम, तो 96500 कूलाम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21, व्हेन 1 फेराडे इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड ऑन मास डिपॉजिट इन इक्वल टू, जब 1 फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जमा द्रव्यमान किसके बराबर होगा। तो अभी हमारी बात हुई थी इक्विवेलेंट वेट वर्ड आना चाहिए, वो याद रख लेना आप तो, कि जहां पर भी इक्विवेलेंट वेट वर्ड आ जाए, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ रहा, विद्युत रासायनिक समतुल्य आ रहा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघटनी चालक अपघटनी विलयन में प्रवेश करते हैं तो एनोड कैथोड हो जाता है। ध्यान रखना, मे भी एनोड और कैथोड, एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। ठीक है। अगला, a dilute aqueous solution on sodium fluoride is electrolysis, the product at the anode and cathode are, सोडियम फ्लोराइड के एक तनु जलीय घोल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड और कैथोड पर उत्पाद क्या होगा। तो देखो सोडियम फ्लोराइड की बात हुई है, सोडियम फ्लोराइड की बात हुई, तो देखो मैं इसको बता देता हूं आपको, किसकी बात हुई है, सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड के बाद क्या हुई, तो NaF सोडियम फ्लोराइड की बात हुई है ना। सोडियम फ्लोराइड इस इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा सॉल्यूशन है, अरे भैया H2O है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसको जल में मिला रहे हैं हम लोग। तो सोडियम फ्लोराइड के एक तनु जलीय घोल में विद्युत अपघटन किया जाए तो एनोड व कैथोड पर क्या उत्पाद बनते हैं, तो एनोड पर तो F2 यानी फ्लोरीन हो जाएगा और कैथोड पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपका एनोड तो ये हो गया और कैथोड आपका हाइड्रोजन हो गया। सर क्यों हो गया, अरे भैया इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अरे देख लेते हैं, आयनाइज कर दो। क्या करोगे सर, एक तो NaOH बना, अरे बिल्कुल एक Na और एक OH बना, बचा क्या F और H बना, तो यहाँ क्या बच गया HF बन गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब HF बन गया तो ये जो फ्लोरीन है ना F2, ये किस पर मुक्त हो जाएगा, एनोड पर, और कैथोड पर कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। 24वां प्रश्न, नेम 2 अदर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकने वाले अन्य पदार्थों के नाम बताइए। तो मेथेन और मेथेनॉल, याद रखना मेथेन और मेथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। मेथेन मतलब कि CH4 और मेथेनॉल मतलब क्या बच्चे से जानते हो, CH3OH, इन दोनों का उपयोग फ्यूल सेल में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25, विलयन के प्रतिरोध को निम्नलिखित में से किसके गुणा करने पर सेल स्थिरांक प्राप्त होता है। तो the cell constant is obtained by the multiplying the resistance of the solution by which of the following, अच्छे से जानते हो आप, कप्पा विशिष्ट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता आ जाएगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, 26वां प्रश्न, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, लवण सेतु बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है क्योंकि, अरे भैया इन दोनों के आयनों की गति बराबर होती है। देखो लिखा, वेलोसिटी ऑफ द बोथ ऑलमोस्ट इज इक्वल, दोनों के आयनों का वेग बराबर होता है। अरे भैया दोनों कौन है, अरे KNO3 जो है ना, इस KNO3 में यदि आप ब्रेक करते हो K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की वेलोसिटी बराबर होती है, इसलिए इसका उपयोग सॉल्ट ब्रिज में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 27, इन ड्राई सेल डाइपोज एक्टाइज, शुष्क सेलों में द्विध्रुवक का कार्य क्या है, अरे भैया MnO2, ध्यान रखना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MnO2 जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, उसको उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी हो सकता है इसको। 28वां प्रश्न, मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम, देखो मैच द कॉलम में पहला क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी आपने पढ़ी, क्या है लेड स्टोरेज बैटरी, तो लेड स्टोरेज बैटरी हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, हैज ए मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, सॉरी लेड स्टोरेज बैटरी, हाँ एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसके सामने मैंने आंसर लिख रखा, लेड स्टोरेज बैटरी जो है
वो क्या होती है, तो यहाँ पर बता रखा Pb इज एनोड एंड PbO2 इज कैथोड। Pb एनोड होता है, Pb2 कैथोड होता है, याद रख लेना, नोट डाउन कर लो इस बात को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो भी आपका। मरकरी सेल क्या होता है, गिव अ स्टडी पोटेंशियल्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, स्थिर विभव स्थिर मान देता है। नेक्स्ट फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल क्या होगा, हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, लगभग ऐसा कहा जाता है 80 से 90% तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। और नेक्स्ट रस्टिंग, जंग लगना क्या है, तो जंग लगने में क्या करते हैं, प्रिवेंशन बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा इसको सुरक्षित किया जा सकता है। 29वां प्रश्न, which of the following is the correct order in which the metal deposit each other from the salt solution of their salts, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें धातुएं अपने लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर सकती है, तो करेक्ट ऑर्डर है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता की इकाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की इकाई पहले भी हम देख चुके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर, ध्यान रखना, विशिष्ट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि विद्युत रासायनिक घटना क्या है, तो कोरोजन है, यानी संचारण एक विद्युत रासायनिक घटना है। 35वां प्रश्न, यदि किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता का मान समान हो तो उसका सही स्थिरांक 1 के बराबर होता है। क्या दिया हुआ है, if the specific conductance and observed conductance of electrolytes is same then the cell constant will be 1। अगला 36, if the concentration of any solution is C gram equivalent per liter and the specific resistance is A, it is equivalent conductance will be, यदि किसी विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक पर लीटर है तथा विशिष्ट प्रतिरोध A है तो उसकी तुल्यांक की चालकता क्या होगी, 1000 by AC, ठीक है। A यानी क्रॉस सेक्शन एरिया और C मतलब कंडक्टिविटी। प्रश्न क्रमांक 37, the coating of layer of zinc on iron to prevent its form of corrosion is called galvanization, याद रखना galvanization। तो क्या कहा जा रहा है, लोहे को जंग की परत से बचाने के लिए उस पे किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। 38वां, a saturated solution of KNO3 is used as a salt base because, ये डबल बार रिपीट आ गया है प्रश्न, 38 रिपीट हो गया है। 39, एक्ट इन ए डाइपोल इन ड्राई सेल, ये भी रिपीट हो गया प्रश्न। 40वां प्रश्न, रिडक्शन इज नॉन एज, अपचयन को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इलेक्ट्रोनेशंस, इलेक्ट्रॉनीकरण। अरे भैया रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया जाता है, दान दिया जाता है, और अपचयन या रिडक्शन में क्या है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेशन यानी इलेक्ट्रॉनीकरण हो जाएगा। 41, व्हाट इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डेनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड, जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड जुड़े हो तो डेनियल सेल में विद्युत धारा का मार्ग क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सेल के बाहर Zn से कॉपर तक, फ्रॉम Zn टू कॉपर आउटसाइड द सेल, हम जानते हैं ना, आप लोगों ने जब पढ़ा था हमने इसका वीडियो लेक्चर, आप चाहे तो देख सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें हमने इसको बता रखा है। विद्यार्थियों एक और इसी प्रश्न को देखकर आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप पिछले 12 साल के 2013 से लगाकर 2024 तक के PYQ इस यूनिट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस को देखना चाहते, पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आप केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी कक्षा 12वीं की, क्लास 12th की, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर आपको इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले 12 वर्षों के MP बोर्ड के सभी प्रश्नों के हल देखने को मिलेंगे। फ्रॉम जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल। 42वां, इन अ सेल कंटेनिंग जिंक इलेक्ट्रोड एंड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिंक एक्ट एज, जिंक इलेक्ट्रोड और सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युक्त सेल में जिंक किस प्रकार कार्य करता है, तो जिंक एनोड का कार्य करता है। जिंक हमेशा क्या रहेगा, एनोड, जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करोगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में यदि आपने कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लिया तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा। आगे चलते हैं। 43, इन अ सेल कंटेनिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आ गया वापस प्रश्न में कह रहा था, कॉपर एक्ट लाइक, तो क्या हो जाएगा, कॉपर कैथोड की तरह वर्क करेगा। 44वां प्रश्न, यदि आधे सेल से
सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस एंड बिकम जीरो, कम हो जाता और कभी कभी तो शून्य भी हो जाता है। 45वां प्रश्न, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा, तो H2SO4 इज यूज्ड, H2SO4 का वहां पर उपयोग किया जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम कोरोजन यानी कि संचारण कहते हैं। 47, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान क्या होता है, ऑलवेज 0। 49, 48 क्या दिया हुआ है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेंपरेचर, इलेक्ट्रोलाइट की चालकता तापमान वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, और धात्विक चालकता जो होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है, वो टेंपरेचर बढ़ाने के साथ साथ कम होती जाती है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अगला 49, तनुकरण बढ़ाने पर किसकी विशेष चालकता का मान घटता है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस, तो ये कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग, तनुकरण बढ़ाने पर किसी विलयन की विशेष चालकता का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी सेल को फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, याद रखना, नोट कर लेना है, प्राइमरी सेल डज नॉट रिचार्जेबल या रिचार्ज अगेन। 51, यदि अर्ध सेलों के बीच में लवण सेल तो हटा दिया जाए तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसका वैल्यू घटकर 0 हो जाता है। अब फिलिंग द बैंक्स, 52वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एसिडिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड इज एन इलेक्ट्रोलाइट, हमने पढ़ा है, शुरुआत में पढ़ा है, एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बिकम, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता का मान बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम डिक्रीजेस, तो तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशेष चालकता का मान हमेशा कम हो जाता है। चौथा प्रश्न, आयनों का आकार बड़ा होने पर चालकता घट जाती है, ध्यान रखना, एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेस। ये जो येलो कलर में यहाँ पे आंसर दिए, ध्यान रखना, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई ओम सेंटीमीटर। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, द प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। 7वां प्रश्न, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, बहुत अच्छा सा प्रश्न, याद रखिएगा, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे विद्युत रासायनिक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं। 8वां प्रश्न, क्या कह रहा है, देखो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच प्रोड्यूस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड फैराडे, विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करती है उसे फैराडे कहते हैं। 9वां प्रश्न, इन मेटेलिक कंडक्शन प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज, धात्विक चालकता में रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। इन मेटेलिक कंडक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी रिमेनिंग अनचेंज। 10वां प्रश्न, प्रतिरोध का व्युत्क्रम द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। किसी चालक का 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को द कंडक्टिविटी ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहोगे, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, एक फैराडे विद्युत का मान 96500 कूलम, द वैल्यू ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रिक करंट इज 96500 कूलम। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ संचारण, लोहे पर जंग लगने की क्रिया कोरोजन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0, द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कंसीडर टू बी 0। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल। अब हम चलते वन वर्ड में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रबल विद्युत अपघट्य के कोई 2 उदाहरण लिखो, तो भैया जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से मिलकर बने हुए सॉल्ट के एग्जांपल आप डाल दो, यहाँ पे डाल देंगे हमने HCl, NaOH, NaCl एक्सेट्रा। दूसरा, वीक के डाल सकते हो, एसिडिक एसिड और H2CO3 तरह का इसके अलावा भी हो सकता है। तीसरा, विद्युत, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, विद्युत अपघटनी चालकता व ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, चालकता बढ़ जाती है, ध्यान रखना, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कोलराश नियम का सूत्र लिखिए, तो सूत्र आपको याद है, कोलराश का फार्मूला क्या, ये फार्मूला याद दिया हुआ, इसका फार्मूला याद है, ठीक है। क्या हो सकता है, एक और मैं लिख रहा हूं, लेमडा m इनफाइनाइट इक्वल टू x, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायनिक
प्लस y मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NiNe, ये लिख सकते हो। एक इसका फार्मूला है किस पे भैया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो ये कोलराज का नियम क्या होता है, तो इसी को आप फार्मूले को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, ये आपका कोलराज का लॉ बन जाएगा। आगे चलते हैं। तुल्यांक की चालकता का सूत्र क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फार्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, राइट द फार्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये 1000 इनटू V1, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला देखो यहाँ ले दे रखा हमने, एक बार बता देता हूँ, क्या लिखेंगे आप, लेमडा इक्यू इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय n हो जाएगा। यूनिट क्या है, यूनिट अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी देखी थी हमने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आणविक चालकता का सूत्र, आणविक चालकता में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा m इक्वल टू क्या होगा, लेमडा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय कैपिटल M हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। What is the device called in which electric energy converted to chemical energy? एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको विद्युत अपवर्तनी सेल कहते हैं। आगे, what is the potential difference between the two electrodes of a cell called due to which electric current flow in the cell? सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर जिसके कारण सेल में विद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, तो विद्यार्थी उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। नोवा प्रश्न, व्हाट इज द पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ मेटल एंड इट्स आयन इज कॉल्ड, किसी धातु के इलेक्ट्रोड एवं उसके आयनों के मध्य संपन्न हुई रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ विभव क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की इकाई क्या है, तो वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है। प्रश्न क्रमांक 11, सेल स्थिरांक का सूत्र क्या है, तो I/A और इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। रिचार्जेबल सेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल, पुनः आवेशित करने योग्य सेल को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। 13वां प्रश्न, स्टेट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांक की चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। जंग का रासायनिक सूत्र जरूर याद रखना, आ चुका है पहले एमसीक्यू आ चुका है, नोट कर लेना इसको, जंग का रासायनिक सूत्र, राइट द केमिकल फार्मूला फर्स्ट। नेक्स्ट, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के साम्य अवस्था स्थिरांक का संबंध लिखिए, ये भी याद रखना, याद रखना विद्यार्थी, बहुत अच्छा संबंध है। राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल, नोट कर लेना। 16 प्रश्न, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें ऑक्सीजन अपचन एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। व्हाट विल बी कॉल्ड द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस, रेडॉक्स रिएक्शन। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रासायनिक सेल के दो सेलों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लवण सेतुओं में सामान्यतः प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, अपघट्य नहीं है, सॉरी। तो which of the following is not generally used electrolytes is the salt bridge used to connect the two half cell of an electrochemical cell। तो विद्यार्थियों देखो, सॉल्ट ब्रिज में आप NaCl का इस्तेमाल कर सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट का कर सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड का कर सकते हो, पर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, ध्यान रखना, इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 55, Which of the following is not type of electrochemicals, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रकार नहीं है, तो फोटोवोल्टिक सेल। कौन सा, फोटोवोल्टिक सेल, याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का प्रकार नहीं है इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल नहीं है, तो निकल कैडमियम सेल। देखो इससे दो प्रश्न तैयार हो गए आपके, एक तो कौन सा सेकेंडरी सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए सेकेंडरी सेल। तो पहली बात, सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं, तो निकल कैडमियम सेकेंडरी सेल है यानी द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज सेल द्वितीयक सेल है, मरकरी सेल विद्युतीक सेल है। तो भैया लेक-लांशी जो सेल है वो आपका प्राइमरी सेल है। कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल, याद रखना। आगे 57, विद्युत की वह मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम Ag जमा करा जा सकता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन कलेक्ट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 क्या है, 1 फेराडे। क्या हो जाएगा, 1 फेराडे, इसका आंसर है। 58वां प्रश्न,
सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है, सेल ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। 59 मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम होगी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका, रिपीट हो गया है, ध्यान रखना। 60वां प्रश्न, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड विच द फॉलोइंग, तो किस पे? एक्टिव मास पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना, एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। अगला प्रश्न, जब लेड स्टोरेज बैटरी अनावेशित होती है तो when a lead storage battery is discharged then सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च होता है, ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, याद रखना। 62वां प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघट्य कैथोड पर मुक्त होता है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज लिबरेटेड ऑफ द कैथोड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड इज, क्या कहोगे आप? ऑक्सीडेशन, क्या कहोगे? ऑक्सीकरण। 64वां प्रश्न, वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन। अरे भैया एक रिएक्शन बता देता हूं, इस एक रिएक्शन में आपका काम हो जाएगा। क्या सर? हमारे पास में Zn है, बिल्कुल Zn। क्या किया इसने? इसके ऑक्सीडेशन स्टेट शुरुआत में 0 है, क्या किया इसने? Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो क्या कह रहे हैं? वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो यह कौन मुक्त हुआ? इलेक्ट्रॉन। द रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड या इलेक्ट्रॉन इज रिलीज, उसको आपने क्या नाम दे दिया? ऑक्सीकरण। तो भैया अपचयन क्या है? रिडक्शन क्या है? और ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कॉपर के पास, कॉपर का 2 पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? Cu0 में। तो 2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो गया? 0 में कन्वर्ट हो गया। तो वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, द रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन गेन, क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, उसको हम लोग अपचयन कह सकते हैं। अगला प्रश्न 65वां नंबर, विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम क्या कहलाते हैं? तो व्हाट आर द रूल्स कॉल्ड व्हिच आर द फॉलोइंग बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, उसको हम फैराडे के नियम कहते हैं। 66वां प्रश्न, निश्चित ताप पर 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता क्या कहलाती है? आणविक चालकता। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एट द सर्टेन टेंपरेचर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी। 2 इलेक्ट्रॉन से संयुक्त करने से प्राप्त यौगिक को क्या कहोगे आप? सेल कहोगे। What is the device obtained combining the 2 electrolyte is called cell। 68 विद्युत अपघटनी क्रिया जिसमें सेल में की जाती है उसको क्या कहते हैं? What is the cell in which the electrolytic reaction is carried out is called electrolytic cell। 69 जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित होता है, तो फैराडे की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वहां मैं आपको ले चलता हूं, करेक्ट आंसर है 1.5। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 13.575 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.5 फैराडे। क्या हो जाएगा? 1.5 फैराडे। देयर इज अ 1.5 फैराडे। 70वां प्रश्न, तनुता बढ़ाने पर विशेष चालकता क्या होगी? घटती है। क्या होगी? घटती है, डिक्रीज होगी। ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। 71वां प्रश्न, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति ईंधन सेल में कैथोड में की जाती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाइड ऑन द कैथोड इज फ्यूल सेल, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 73वां प्रश्न, which of the following conditions are satisfied when the cell reaction is electrochemical cell is spontaneous। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल अभिक्रिया स्वतः स्फुटित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रकट होती है? कौन सी स्थिति डेवलप होती है? ये वाली याद रख लेना, ठीक है ना। क्या लिखा? फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी 0 से छोटी होगी। तो सभी सहज रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट 74। हाउ मेनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी। अम्लीय माध्यम में
Cr2O7 2 नेगेटिव के एक मोल को कम करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी? तो करेक्ट आंसर है 6 × 96500 कूलाम। कितना? ये आंसर है इसका एग्जैक्ट। जी सर ये आंसर क्यों आया? अरे भैया देखो क्या कहा उसने, Cr2O7 2 नेगेटिव का कौन से मीडियम में का? सर अम्लीय माध्यम कह रहा हूं। अरे भैया एसिडिक मीडियम कह रहा है। क्लियर है ना? ये वाला प्रश्न बहुत कम 74 क्वेश्चन नंबर इसकी बात होगी। तो देखो क्या हुआ, आप इस Cr2O7 में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो ऑक्सीजन पर जनरली कितना माइनस होता है? 2 माइनस होता है। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती? 2 होती है ना। तो हम क्या करें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 2 होगी। तो हमने लिखा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। कितने ऑक्सीजन आपके पास? 7। 7 2 जा कितने होंगे? 14। यहाँ कितना नेगेटिव लगा हुआ? 2। 14 में से आप 2 माइनस करोगे, कितना आपका आंसर आ गया? सॉरी 14 में से आपने 2 माइनस किया, ठीक है, 14 में से आपने 2 माइनस किया, तो अब आपका क्या हो गया? देखो 2 माइनस किया तो आपके पास क्या है? 12 आ गया। क्रोमियम कितने? सर 2 है, डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया? 6। तो क्या लिखूं मैं? 6 × 96500 कूलाम ही तो आएगा आंसर। चलो अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं। एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहां पर 1 to 1 करके आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आए हैं। 1 वर्ड जैसे ये फिनिश होंगे ये वीडियो लेक्चर भी आपका एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं। क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ पर मैं आगे ले चल रहा हूँ आपको और थोड़ा सा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो विद्यार्थियों एक छोटे से इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद वापस हम 20 क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। आपको आपके YouTube चैनल पर जब आप जहाँ पर ये वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं वहाँ पर आपको सर्च करना है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो स्पीड एजुकेशन इस चैनल पर। इस चैनल को जैसे आपने सर्च किया सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है। उसके बाद में आपको चलना है इस चैनल के अंदर। आप चैनल के अंदर आ गए तो आपको यहाँ पर जाना है सीधा प्लेलिस्ट में। अब आप प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे। ये प्लेलिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि इसमें बीएससी, बीए, बीकॉम सभी के वीडियो लेक्चर रहते हैं। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आओगे और इस प्लेलिस्ट में आप इस जगह आओगे। जब आप प्लेलिस्ट में आओगे तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें 3 वीडियो रिकॉर्डेड है। धीरे धीरे इसमें वीडियो के नंबर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है, ये वाला वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के पिछले 12 वर्षों के प्रश्नों का हल, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है। तो इसमें एमपी बोर्ड के पिछले 12 वर्षों के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आपका खुद का वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको आपने थंबनेल में देख लिया होगा। एमपी बोर्ड कक्षा 12 यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की कक्षा 12 के यूनिट नंबर 7। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि एमपी बोर्ड के आपके जो कक्षा 12वीं है उसके पिछले 12 वर्ष यानी 2024 से 13 तक यानी 13 से 24 तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन वाली यूनिट में। और यहाँ पर हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, तो विशेषकर वीडियो लेक्चर एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो आप इस चैनल का विजिट कीजिएगा और यहाँ पर जाकर इसको आप देखिएगा, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ जहाँ पर हम लोग अभी आए हैं कि हमारे जो 20 प्रश्न बाकी है उसकी तरफ हम चलने वाले हैं। तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री उसकी तरफ अभी हम चल रहे हैं। बात कर रहे हैं उसका नाम आप अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। तो विद्यार्थियों एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के बाद वापस हम आ गए हमारे एमसीक्यू वाले पोर्शन पर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हम यहाँ पर 20 प्रश्नों को देख रहे हैं बैक टू बैक। पहला प्रश्न है किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैथोड। ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रीच कैथोड। दूसरा दिया हुआ 1 सेंटीमीटर घन के भीतर रखे विलयन की चालकता को क्या कहते हैं?
1 centimeter. What is the conductivity of the solution kept inside a cube is called specific conductivity. किसी विलयन यानी विशिष्ट चालकता कहते हैं, किसी विलयन का प्रतिरोध किसी उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है तो उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. By which instrument in the resistance of solution determined by व्हीटस्टोन ब्रिज. प्रश्न क्रमांक 4, डेनियल सेल में कॉपर पात्र किस इलेक्ट्रोड का कार्य करता है? तो कैथोड का कार्य करता है. इन डेनियल सेल द कॉपर वेसल एक्ट एज व्हिच इलेक्ट्रोड? आंसर हो जाएगा कैथोड. नेक्स्ट, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट का मान कितना होता है? तो 0 होता है. व्हाट इज द E नॉट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? विल बी 0. छठा प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ओम सेंटीमीटर है. स्टेट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम सेंटीमीटर. 7, लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उसके पृष्ठ पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की. Which metal is applied on the surface of iron for galvanization? It's zinc. लोहे पर लगने वाले जंग का सूत्र Fe2O3.XS2. What is the formula of rust of iron? Fe2O3.XS2. 9वां प्रश्न, चालकता सेल में धातु की पत्तियां किस धातु की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? प्लैटिनम की. In conductivity cell which metals plates are made of platinum. 10वां प्रश्न, सीसा संचायक सेल किस अम्ल का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का. Which acid is used of electrolytes in lead storage cell? तो क्या हो जाएगा? H2SO4. नेक्स्ट क्या दिया हुआ? सबसे प्रबल अपचायक. बहुत अच्छा प्रश्न है. सबसे प्रबल अपचायक क्षार धातुओं का नाम बताइए. तो लिथियम. नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग अल्कली मेटल इज लिथियम. 12वां प्रश्न, विद्युत रासायनिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एनोड कहते हैं. What is the electrode at which oxidation takes place is the electrochemical cell is called anode. 13वां प्रश्न, रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले सेल को क्या कहते हैं? तो उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं. What is the cell which produce electricity by chemical reaction is called electrochemical cell. 14वां प्रश्न, वे सेल जिसमें पुनः आवेशित कर बार-बार उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल. What are those cells which are the recharged and used again and again is called secondary cell. 15, लवण सेतु बनाने के लिए प्रयुक्त एक रासायनिक पदार्थ का नाम? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. राइट द फार्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज इज पोटेशियम नाइट्रेट. 16वां प्रश्न, लोहे में जंग लगने की क्रिया को बोलते हैं कोरोजन यानी कि संचारण. एक क्विक रिवीजन चल रहा है. What is the process of rusting of iron is called corrosion. 17वां, निश्चित ताप पर एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग आणविक चालकता कहते हैं. What is the conductivity of solution containing 1 mole of electrolytes at a certain temperature is called molar conductivity या molecular conductivity. ध्यान रखना. प्रश्न क्रमांक 18, दो इलेक्ट्रोड को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, सेल कहते हैं. What is the device obtained by the combining two electrode is called cell. 19वां प्रश्न, विद्युत अपघटनी क्रिया जिस सेल में की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं. What is the cell in which electrolytic reaction are carried out is called electrolytic cell. 20वां प्रश्न, विद्युत अपघटन की क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम क्या कहलाते हैं? फैराडे के नियम. What are the rules called which are the following of electrolytic reaction is called Faraday's law. विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ था. आपके एक और चैनल है आपका, अभी आप जुड़े वर्तमान में स्पीड एजुकेशन पर. आपका एक और चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा. अभी मैंने आपको बताया था, वहां पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको पिछले 12 वर्षों के प्रश्नों के हल मिलेंगे यूनिट वाइज. और इस चैनल पे आपको मिलेंगे पिछले 12 वर्षों के MCQ का सॉल्यूशन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर. विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं. नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी. जय हिंद, जय भारत. आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं. विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत.